पृथ्वीराज चौहान की लोकप्रिय कहानियाँ कल्पना है या हकीकत? शिलालेखों और इतिहास की किताबों में पृथ्वीराज चौहान को लेकर क्या कुछ दर्ज है और पृथ्वीराज चौहान के कुछ किस्सों को कवि की कल्पना और हकीकत कहने वालों के क्या तर्क हैं? तो आइए हम भी यही समझने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि पृथ्वीराज चौहान को देश के महान सम्राटों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में भी देश के ज़्यादातर लोगों को ठीक ठाक से जानकारी नहीं है। उनके बारे में बहुत प्रचारित प्रसारित नहीं किया गया है। स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रमों से लेकर हायर एजुकेशन में पृथ्वीराज चौहान समेत कई हिंदुस्तानी सम्राटों और योद्धाओं को मुगलों या आक्रमणकारियों की अपेक्षा कम वैल्यू दी गई है। बहरहाल चलिए हम पृथ्वीराज चौहान की असली कहानी जानने की कोशिश करते हैं। पृथ्वीराज चौहान के जन्म को लेकर भी इतिहासकारों में अलग अलग मत है। पृथ्वीराज महाकाव्य में उनका जन्म 1 जून 1163 को गुजरात राज्य के पाटन पतंग नामक गांव में बताया गया है, जबकि कुछ इतिहासकारों ने उनका जन्म वर्ष 1166 में तो कुछ ने वर्ष 1168 में बताया है। पृथ्वीराज चौहान अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान और करपू देवी के बेटे थे। करपू देवी दिल्ली के राजा अनंगपाल द्वितीय की बेटी थी। गुजरात में जन्मे सम्राट पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही उनमें प्रतिभा दिखाई देती थी। चौहान वंश में उस समय 6 भाषाएं बोली जाती थी: संस्कृत, प्राकृत, मागधी, पैशाचिक, सौर और अपभ्रंश। कहा जाता है कि पृथ्वीराज की पकड़ इन सभी भाषाओं पर थी। पृथ्वीराज ने परंपरागत शिक्षा लेने के अलावा वेदांत, पुराण, इतिहास, सैन्य विज्ञान, मीमांसा और चिकित्सा की पढ़ाई भी की थी। वे संगीत और चित्रकला में भी पारंगत थे। एक और बड़ी खासियत उनमें यह थी कि वे प्रभु राम के पिता राजा दशरथ की तरह शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे, यानी आवाज़ सुनकर निशाना लगाने में भी वे निपुण थे। पृथ्वीराज की एक कहानी प्रचलित है कि वह इतने शक्तिशाली थे कि एक बार बिना किसी हथियार के शेर को मार दिया था। पृथ्वीराज चौहान 13 साल के ही थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। फिर उन्हें अजमेर के राज सिंहासन पर बिठाया गया। उनके दादा अंगम दिल्ली के शासक हुआ करते थे। पृथ्वीराज की बहादुरी और वीरता के आधार पर दादा अंगम ने उन्हें दिल्ली के राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। दिल्ली की गद्दी संभालने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने किला राय पिथौरा बनवाया। कम उम्र में ही उन्होंने गुजरात के शासक भीमदेव को भी हरा दिया था। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक पृथ्वीराज चौहान के पास विशाल सेना थी, जिसमें 300 हाथी और 3 लाख घुड़सवार और पैदल सैनिक शामिल थे। पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी में राजा जयचंद की बेटी संयोगिता का जिक्र आता है। उनके मित्र चंद बरदाई द्वारा रचित पुस्तक पृथ्वीराज रासों के मुताबिक पहली बार 11 वर्ष की उम्र में ही पृथ्वीराज चौहान की शादी करा दी गई थी। उसके बाद 22 साल की उम्र होने तक उनकी कई शादियां हुई। पृथ्वीराज रासों में उनकी 5 रानियों का ही जिक्र है: जम्बावती, इच्छनी यादवी, शशिवर्ता, हंसावती और संयोगिता। संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी थी। वही जयचंद जिसकी धोखाधड़ी के कारण पृथ्वीराज को हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि पृथ्वीराज रासों के अलावा इतिहास में इसकी ठीक ठाक जानकारी नहीं है। कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान एक दूसरे को पसंद करते थे। जयचंद ने संयोगिता का स्वयंवर रचाया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को पसंद नहीं करने के कारण द्वेषवश उनकी एक प्रतिमा द्वारपाल के रूप में लगा दी। लेकिन संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा को माला पहनाकर अपने प्रेम का इजहार किया। पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता को स्वयंवर से ही उठा लिया और दोनों ने गंधर्व विवाह किया। बाद में जयचंद भी समझ गया कि उनकी बेटी भी पृथ्वीराज को पसंद करती है। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने 1186 से 1191 के दौरान मोहम्मद गौरी को कई बार धूल चटाई। हालांकि कितनी बार हराया है इस बारे में अलग अलग जानकारी दी गई है। NBT गोल्ड पर अपने एक ब्लॉग में गंगाधर ढोबले लिखते हैं कि हम्मीर महाकाव्य के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 7 बार हराया है। पृथ्वीराज प्रबंध के अनुसार 8 बार, पृथ्वीराज रासों के अनुसार 21 बार,
जबकि प्रबंध चिंतामणि के अनुसार 23 बार हराया है, लेकिन सबसे ज़्यादा 17 बार हराने का जिक्र है। कुछ मुस्लिम स्रोत केवल 2 लड़ाइयों तराइन के पहले और दूसरे युद्ध का जिक्र करते हैं। 1191 में तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी को मुंह की खानी पड़ी। कहा जाता है कि एक सिपाही ने उसे अधमरी हालत में घोड़े पर चढ़ाकर मैदान छोड़ भागा था। उसकी सेना भी वापस भागने लगी, हालांकि पृथ्वीराज ने फिर पीछा नहीं किया। कहा जाता है कि पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी को 17 बार बंदी बनाया और फिर छोड़ दिया। वहीं प्रबंध कोश में 20 बार का जिक्र है। 1191 के बाद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इतनी बुरी हार के 1 साल बाद ही मोहम्मद गौरी लौट आएगा, लेकिन 1192 में मोहम्मद गौरी लौट आया। इस बार जयचंद ने धोखा दिया और मोहम्मद गौरी के साथ जा मिला। 18वीं बार हुए इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मात दिया और उसे बंदी बनाकर अपने साथ ले गया। पृथ्वीराज चौहान के साथ उनके मित्र चंद्रबरदाई को भी बंदी बना लिया गया। सजा के तौर पर गर्म सलाखों से पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी गई, लेकिन चौहान ने हिम्मत नहीं हारी। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान के शब्द भेदी बाण चलाने की कला के बारे में पता चला और आखिरी इच्छा के रूप में चंद्रबरदाई के कहने पर इसके प्रदर्शन की इजाज़त दे दी। पृथ्वीराज चौहान को जहां पर अपनी कला का प्रदर्शन करना था, वहां पर मोहम्मद गौरी भी मौजूद था। पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रबरदाई के साथ मिलकर मोहम्मद गौरी को मारने की योजना पहले ही बना ली थी। महफिल शुरू हुई तभी चंद्रबरदाई ने एक दोहा कहा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को संकेत देने के लिए इस दोहे को पढ़ा था। इस दोहे को सुनने के बाद मोहम्मद गौरी ने जैसे ही बोला शाबाश, वैसे ही अपनी आंखों को गवा चुके पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को अपने शब्दभेदी बाण से मार दिया। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई ने दुर्गति से बचने के लिए एक दूसरे को मार दिया। ऐसे पृथ्वीराज चौहान ने अपने अपमान का बदला ले लिया। पृथ्वीराज चौहान के मरने की खबर सुनने के बाद संयोगिता ने भी अपनी जान दे दी, जबकि इसको लेकर भी इतिहासकारों में मतांतर है। हालांकि मोहम्मद गौरी की मृत्यु की तारीख और सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु की तारीख को लेकर भी इतिहासकारों में मतांतर है। ऐतिहासिक तौर पर बताया जाता है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कैद करने के बाद उसकी हत्या करवा दी थी और इस घटना के बाद 1206 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई। गंगाधर ढोबले लिखते हैं कि जाटों की खोखर नामक जमात ने झेलम नदी के किनारे उसे मार डाला, जहां उसकी कब्र भी है। तो फिर पृथ्वीराज रासो के अनुसार शब्दभेदी बाण से किसे मार गिराया था? इसकी भी एक कहानी है। कहा जाता है कि उस समय किसी कारणवश मोहम्मद गौरी यानी शहाबुद्दीन दरबार में नहीं आ सका था। उसका बड़ा भाई गियासुद्दीन तब सुल्तान हुआ करता था। आशंका जताई जाती है कि तब वही दरबार में गद्दी पर बैठा था और पृथ्वीराज रासो में जिस शब्दभेदी बाण वाली घटना का जिक्र है, उसमें गियासुद्दीन ही मारा गया था। उसकी मौत के बाद मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी सुल्तान बना। ढोबले लिखते हैं कि गजनी में पृथ्वीराज चौहान की समाधि के पास ही सुल्तान गियासुद्दीन की कब्र होना इस कहानी का आधार हो सकता है। दोस्तों, सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में व्यक्त कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।